हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण का इतिहास। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का अध्ययन, एक परिचय, अध्ययन के स्रोत, भारतीय परिदृश्य एवं प्रकृति मानव इंटरफेस। तो इसके अंतर्गत आज हम अपना पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है व उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले द्वारा 1935 में किया गया था। सामान्य शब्दों में जीव मंडल के सभी संगठनों का समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक क्षेत्र के साथ साथ दूसरे क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तर्कों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में चक्रों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें ऊर्जा चक्र, जल चक्र और पोषक चक्रों की एक श्रृंखला शामिल होती है। पोषक चक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा चक्र और जल चक्रों से संबंधित होते हैं। जीवन समर्थन प्रणालियों की निरंतरता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों और पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों से पोषक तत्वों के निरंतर आदान प्रदान और वापसी की आवश्यकता होती है। A.G. टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा। इसे एक समाजशास्त्रीय इकाई और उसके आवास के रूप में एक साथ रहने वाले जीवों के पूरे परिसर के रूप में परिभाषित किया। लिंडमैन ने 1942 में पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी परिमाण के अंतरिक्ष समय इकाई के भीतर सक्रिय भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रतिक्रियाओं से बनी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। ओडम ने 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र को जीवमंडल की मूल कार्यात्मक इकाई के रूप में समझाया, जिसमें जीव और उनके निर्जीव पर्यावरण दोनों शामिल हैं। प्रत्येक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे के गुणों को प्रभावित करते हैं, और दोनों ही प्रणाली के रखरखाव और विकास के लिए आवश्यक है। यूजीन पी ओडम ने 1913 से 2002 को व्यापक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अपने भाई प्रोफेसर H.T. ओडम के साथ संयुक्त रूप से रॉयल स्वीडिश अकादमी का प्रतिष्ठित कॉम्फर्ट पुरस्कार मिला, जिसे पारिस्थितिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू अन्य शब्द। विभिन्न ऐसे विद्वान इतिहासकार हैं जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र को बदलकर उसे नया नाम दिया, जिसमें कॉल मोबियस ने 1877 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को बदलकर बायोकोनोसिस कर दिया। S.A. फॉवर्स ने 1887 ईस्वी में माइक्रोकॉस्म शब्द गढ़ा। फ्रीडेरिक्स ने 1930 ईस्वी में होलोकोइन शब्द को आगे रखा। सुखाचेव ने 1944 ईस्वी को जियोबायोकोनोसिस शब्द दिया। थियनमैन ने 1939 में पारिस्थितिकी तंत्र को जैवतंत्र नाम दिया। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और आकार की। सबसे पहले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा किसी भी बड़े हस्तक्षेप के बिना काम करते हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगल पारिस्थितिकी तंत्र इस श्रेणी में आते हैं। जलीय ताजे पानी जैसे तालाब, झील और नदियाँ, और समुद्री जैसे खुले समुद्र, तटीय और मुहाना
पारिस्थितिकी तंत्र इस श्रेणी में आते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र या मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि फसल, भूमि, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र आदि। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित या संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक जंगलों को काट दिया गया है और भूमि को वृक्षारोपण या कृषि प्रणालियों में बदल दिया गया है। अंतरिक्ष यान और मछली घर को भी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। नंबर 1, यह सुसंरक्षित व सुव्यवस्थित तंत्र होता है। नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ऊर्जा के निर्वाह पर निर्भर करती है। नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश एवं बहिर्गमन होता है। नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र एक बृहद संकल्पना है जिसकी अपनी कार्यप्रणाली होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी परितंत्र के जीवित संगठन के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में सहायक होता है। ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा इससे प्राप्त होने वाली किरणें हैं। नंबर 6, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर तथा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा श्वसन क्रिया में खर्च किया जाता है। नंबर 7, इसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय में सकल सीमांत ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता 2 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, प्राथमिक उत्पादक को सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा और नंबर 2, हरे पेड़ पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता। नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते हैं। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। एक परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्व की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। पोषक चक्र को रसायन चक्र भी कहा जाता है। पोषक चक्र जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय व अवसादी चक्र। गैसीय चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी का भंडार होता है और अवसादी चक्र के अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मूल घटक होते हैं, अजैविक जीव और जैविक जीव। अजैविक यानी कि निर्जीव और जैविक यानी कि जीवित जीव। अजैविक घटकों में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, पानी आदि और मृत कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक पदार्थ आदि होते हैं। अजैविक पदार्थ मिट्टी, पानी, हवा में मौजूद होते हैं। सौर विकिरण और तापमान जैसे जलवायु पैरामीटर अजैविक परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, जिसमें जीवन कार्य करते हैं। जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जीवित जीव, वनस्पति और जीव हैं। जब विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ मौजूद होते हैं तो वे समुदाय या जैविक आबादी का निर्माण करते हैं। ये जैविक आबादी अजैविक कारकों के साथ संबंध बनाती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। स्वपोषी। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। विषमपोषी। ये जीव
जो ऊर्जा के स्रोत प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वपोषी के उत्पादों पर सीधे निर्भर होते हैं या वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर भी निर्भर होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से उपभोक्ता या भक्षमपोषी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पौधों को खाकर पोषण प्राप्त करता है, जैसे चरने वाले मवेशी। द्वितीयक उपभोक्ता वह जानवर जो शाकाहारी या अन्य जानवरों का मांस खाता है, जैसे बाघ, शेर आदि। अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कवक विशेष रूप से कीचड़ के पानी और तालाबों के तल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनका मुख्य कार्य जानवरों के मलमूत्र और पौधों एवं जानवरों के मृत शरीरों को विघटित करना और इस तरह तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बंद अकार्बनिक पदार्थों को वापस छोड़ना है। चूँकि ये मृत शरीरों को खाते हैं, इसलिए इन्हें सप्रोटोप्स या रिड्यूसर भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। नंबर 1, यह बुनियादी पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीवित प्रणालियों को सहारा देता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है। नंबर 2, यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक चक्रण के लिए भी जिम्मेदार है। नंबर 3, यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। नंबर 4, यह जैवमंडल में खनिजों का चक्रण करता है। नंबर 5, अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ऊर्जा विनिमय शामिल होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।